हेलो बच्चों, आई एम एस के मिश्रा। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग आपको बताए थे कि फिजिक्स का 11 फिजिक्स का लेक्चर 4 होगा। यूनिट फर्स्ट होगा जो यूनिट एंड मेजरमेंट होगा, जिसको हिंदी में मात्रक और मापन बोलते हैं। और मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग किसी फिजिकल इक्वेशन, किसी बीमीय समीकरण की शुद्धता या सत्यता की जांच करना चाहते थे। हमने बताया कि किसी बीमीय समीकरण को कैसे हम देखेंगे कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ट्रू है कि फॉल्स है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज अपना हेडिंग जो है टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। क्या हेडिंग है? भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये अपने को आता रहता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बच्चों का सही नहीं होता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपना थर्ड पॉइंट है, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, बीमीय विश्लेषणों का अनुप्रयोग का ये तीसरा पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जानते हो इस क्वेश्चन को बस हमें ये ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में ये आंसर रिप्लाई है, क्या लिखा है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। देखो ये डिपेंड्स जो है ना, ये डिपेंड्स, और जो हिंदी में इसका मतलब होता है जो निर्भर होता है। देखो किसी सरल दोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में निर्भर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल होना। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सरल दोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब आवर्तकाल या टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। टी प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, जब भी कोई डिपेंड्स आएगा तो हम देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और जो डिपेंड करती है उसे प्रोपोर्शनल लगाएंगे। कोई भी भौतिक राशि किस राशि पे डिपेंड करती है, जैसे किसी सरल दोलक का आवर्तकाल मतलब टी, उसके प्रभावी लंबाई मतलब एल और गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी पर निर्भर करती है। तो हमें बीमीय विधि से सरल दोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये आप क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आपको चलते हैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं ये सॉल्व कैसे होगा, और आप लोग थोड़ा सा बने रहिएगा। और हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग कैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया था कि अपना क्लियर हो जाए। अब ये आप लोग हम देखते हैं ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। देखिए हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया कि जो लेट कर लिया अपने से लेट कर लेंगे, क्या लिखेंगे? लेट क्या लिखेंगे बताओ? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी एंड effective length of pendulum is small n and gravitational acceleration is small g। हमें इतना यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? माना सरल दोलक का आवर्तकाल t है, प्रभावी लंबाई स्मॉल l है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? स्मॉल g है। इतना हम लोग वहां पे क्या करेंगे? नोट कर लेंगे अपने से। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, इस क्वेश्चन को जो टाइम पीरियड है मतलब t है, किस पे डिपेंड कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण और उसकी प्रभावी लंबाई पर। मतलब सरल दोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मैंने समझाया कि जब ये प्रोपोर्शनल निर्भर का मतलब होता है, डिपेंड्स का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। ये जब हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और इसे एलजी लिखोगे। क्या लिखोगे? एलजी लिखोगे। ये तभी प्रोपोर्शनल हटेगा जब यहाँ पे कोई क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब एक बात हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन का मतलब होता है, बीमा का मतलब होता है, जैसे कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे फोर्स का बीमीय सूत्र होता है, बल का बीमीय सूत्र होता है mlt पावर -2 होता है। तो mlt जो उसके पावर लगे होते हैं ना, जो उसके घात होता है, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ l इज x एंड डायमेंशन ऑफ g इज y। इतना हम लोग अपने से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या मान लिया कि जो L का बीमा क्या है? x है और g की बीमा y है। सो क्या बोलोगे? L की बीमा क्या है? x है
और जी की जगह क्या है, y है। तो जैसे आप ये लिखोगे तो ये t इज इक्वल क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, l का पावर x हो जाएगा, g का पावर y हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कर लो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बताओ t का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बेटा, t टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन t होता है, l का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ है तो l होता है, और बताओ g एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन में क्या होता है बताओ, lt पावर -2 होता है। कितना होता है, lt पावर -2 होता है। ये lt पावर का लिखा है -2 लिखा है, थोड़ा सा समझना है। तो बताओ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते हैं दिस डायमेंशन फॉर्मूला इज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट putting this dimension, मतलब मैंने क्या लिखा, इस समीकरण एक में इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग दिस डायमेंशन, या ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग दिस डायमेंशन। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट कर दोगे समीकरण एक में, ये विमाओं को रख दोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये t हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो डायमेंशन लेस है, इसकी क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस है, इसकी यूनिट नहीं होती है, तो आपके पास क्या बचा, l का पावर x बचा, और क्या बचा, lt पावर -2 बचा, इसका क्या बचा, y हो गया, ठीक है ना, इसका क्या होगा, y हो गया। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये t है ना, तो t हो जाएगा, ये इक्वल है, ये l पावर x हो जाएगा, और देखो इसके बाद क्या है, l पावर y भी हो जाएगा, l पावर y हो जाएगा, और t पावर -2y हो जाएगा, ठीक है। हमने इंटू करवा दिया, सभी को एक में रख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, l लेंगे तो उसको 0 मान लेंगे, t पावर 1 हो गया। अब बताओ इक्वल क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, l पावर x प्लस y हो जाएगा, और बताओ t पावर कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ l और t के घातों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड पावर ऑफ l एंड t, यहाँ पे अपने से लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड पावर ऑफ l एंड t, दोनों पक्षों में l और t के घातों की तुलना करने पर। यहाँ लिखना तो हिंदी में या इंग्लिश में लिख लो, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हो आप, l और t के घातों की तुलना करने पर, l और t के घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, तुलना करने पर, ये सब थोड़ा सा हिंदी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको, बताओ इसको क्या बोलोगे आप इसको क्या बोलोगे, दोनों तरफ घातों की तुलना कर दिए तो क्या आ गया, ये t हो गया, ठीक है ना। अब देखो l का l से करो तो आपको x प्लस y की वैल्यू क्या मिलेगा, 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब बताओ इसका करोगे तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y = 1, तो y = क्या हो जाएगा, -1/2, अब y की वैल्यू -1/2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। यदि ये वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन सेकंड में, ये है ना x, और फिर क्या हो जाएगा, -1/2 = 0, इंप्लाई दैट x इक्वल क्या आ जाएगा, x = 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अब थोड़ा सा बचा इसको सॉल्व, इसको भी कर लें। अब एक बात बताओ बेटा, ये x और y की वैल्यू कहाँ करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x और y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो
यहाँ पे लिख लोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे अगर लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट हम लोग को क्या मिलता है, ये x और y का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या मिलेगा बेटा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, k हो जाएगा और l का पावर कितना है x की वैल्यू कितना है 1/2 है कि नहीं, और y की वैल्यू क्या है g, y की वैल्यू है -1/2। अभी बताओ, जब आपको मैंने बताया था कि जब ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा, l के पावर 1/2 हो जाएगा और g का पावर भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिजिक्स में 1/2 का मतलब होता है रूट। मैथ में आप जानते हो कोई भी चीज 1/2 है उसका मतलब होगा कि रूट है इसका। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितना है 2 पाई और रूट में क्या हो जाएगा l/g। यही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए क्या है फॉर्मूला है, बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। हम लोग डायमेंशन मेथड से क्या किए हैं, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला फाइंड किए हैं। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे गिवन है k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है k इक्वल 2 पाई, क्या गिवन है 2 पाई अपने को गिवन है, ठीक है ना, k की वैल्यू 2 पाई गिवन है अपने को क्वेश्चन में, तो हमने k की जगह पे 2 पाई रख दिया और रूट ये माइनस है नीचे आ गया प्लस 1/2 हो गया, दोनों में 1/2 है मतलब रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या है, यही हमारा एक क्वेश्चन है कि ये इस सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक है पीवी विधि से, ठीक है ना। ये क्या बताओ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। द फॉर्मूला इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन मेथड है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम यूजिंग डायमेंशन मेथड फाइंड द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। मतलब ये क्या दिया है, वायु में ध्वनि का जो वेग है माध्यम के प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है, तो बीनी विधि से ध्वनि के वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। मैंने अभी आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखना पड़ता है कि अपने को ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो द स्पीड ऑफ साउंड और इन एयर डिपेंड्स, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वायु में जो ध्वनि का वेग है, वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। तो मैंने समझाया कि जो चीज निर्भर करता है तो वेग निर्भर कर रहा है किस पे, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी और घनत्व मतलब डेंसिटी पे निर्भर करता है। तो हम d प्रोपोर्शनल टू ed लिखेंगे। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। मतलब किस विधि से, बीमी विधि से हम ध्वनि के वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए चलते हैं, देखिए हमें अभी एक क्वेश्चन मिला था ना कि जो स्पीड ऑफ क्या था साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड को किससे आप डिनोट करोगे, v से डिनोट करोगे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इलास्टिसिटी मतलब E और डेंसिटी मतलब D। मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इलास्टिसिटी और किस पे, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो ध्वनि का, जो वायु में ध्वनि का वेग है वो प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो निर्भर करता है उसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं या प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल में लिख देते हैं। मतलब ये V किस पे डिपेंड कर रहा है, E और D पे। अब बताओ यहाँ पे मैंने बोला ये V तभी हटेगा जब कोई एक कांस्टेंट आएगा और E हो जाएगा और D हो जाएगा। मैंने बताया कि थोड़ा मान लेते हैं E का डायमेंशन x और D का डायमेंशन y, मतलब E की बीमा x और D की बीमा y है। तो हम लोग क्या लिख कर लेंगे, अपने से लिख कर लेंगे एक वर्डिंग को, मान लेंगे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ, आप लोग लिखिएगा थोड़ा सा वर्डिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ E इज x and dimension of D is y। हम लोगों ने लिख कर लिया, क्या मान लिया, माना E की बीमा x है तथा
डी की बीमा क्या है, y है, हमने मान लिया। तो जैसे हम मानेंगे तो क्या लिखेंगे, देन हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, b इक्वल टू क्या लिखोगे आप, k लिखोगे, e पावर x हो जाएगा और d पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप लोग जानते हो डायमेंशन फॉर्मूला b कितना होता है, b का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में सिखाया है आपको डायमेंशन निकालना। जो लोगों से डायमेंशन नहीं बनता है वो जाके फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को देख ले, उनका डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l पावर -1, और ये क्या है, b क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वैल्यू, तो मास का m, वैल्यू का l पावर -3 ये होता है। और इलास्टिसिटी क्या होता है, मीडियम की इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, m l का पावर -1 और t पावर -2 होता है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, m l पावर -1, और ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या है, t पावर -2 होता है। इसको हमने लिख दिया। अब ये क्या करेंगे, d और e के डायमेंशन को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग दी डायमेंशन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये b की जगह क्या लिखोगे, lt पावर -1 लिखोगे, और फिर इसके बाद क्या लिखोगे, k का तो डायमेंशन होता नहीं है, e का डायमेंशन आप क्या लिखोगे, आप बताओ, इधर अभी बताया था मैंने, m l पावर -1 t पावर -2, और उसका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर क्या, डेंसिटी, मास और l का पावर -3, इसका पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, इसको आप l t पावर -1 रखोगे। अब देखो इनटू करवा दो, m और यहाँ 1 है, यहाँ पे x है, m का पावर x, l का पावर -x और t का पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर m का पावर क्या हो जाएगा बताओ, y हो जाएगा, l का पावर -3y हो जाएगा। ये अपना बन गया। अब देखो इसमें m है, इसमें m नहीं है, तो मैंने बताया जो नहीं होता है उसके पावर को 0 लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, m पावर 0, l पावर 1 और t पावर भी क्या हो जाएगा, -1। अब देखो यहाँ पे एक चीज बेटा, यहाँ पे जो बेस इक्वल है पावर ऐड हो जाएंगे, m का पावर क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओ, l का पावर कितना हो जाएगा, -x -3y हो जाएगा। अब बताओ t का पावर कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। t एक ही है। अब देखो हमें क्या करना है, बोथ साइड कंपेयर करना है, कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर कर दो। तो हम बोथ साइड m और l को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बोथ साइड m और t का कंपेयरिंग करेंगे तो t की वैल्यू यहां से हमको -2x -1 हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग को ये सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर ऑफ m एंड t, मतलब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, m और t के घातों की तुलना करने पर, बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर ऑफ m एंड t। तो बताओ m एंड t का करोगे तो क्या हो जाएगा, m वाले के m वाले से करो पावर को, तो क्या होगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे वर्डिंग आप लिख लेना, यहाँ पे वर्डिंग लिखना क्या, बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर ऑफ m एंड t, दोनों पक्षों में m और t के घातों की तुलना करने पर। तो m का जब कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, और t वाले का कंपेयर करो बेटा तो क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, -2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये t वाला ये t है तो -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/2। और बताओ इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। तो ये क्या करोगे, x की वैल्यू इसमें पुटिंग करोगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में क्या हो जाएगा बताओ, पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे वर्डिंग लिख लेना है, पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है ना, इन इक्वेशन सेकेंड। तो बताओ सेकेंड में प्लेस कर दो बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या प्लेस करोगे, 1/2, यहाँ क्या रखोगे 1/2 प्लस y इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट आपको कोई पूछेगा y इक्वल टू क्या बोलोगे बेटा, -1/2 बोलोगे।
क्या बोलोगे -1/2, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया +1/2, y की वैल्यू क्या आ गया -1/2। अब बताओ ये x और y की वैल्यू को कहां प्लेस करोगे आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, क्या करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ x और y का हमारा जब समीकरण एक में रखोगे तो बताओ क्या मिलेगा, v बराबर क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ क्या e पावर x, तो e का कितना निकला है, e की वैल्यू आ रहा है अपने पास, x की वैल्यू है 1/2 और d की वैल्यू कितना है -1/2, और ये माइनस है तो नीचे अपॉन में आएगा, आपको बताया गया है, तो k और e का पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और d का पावर क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब v बराबर बचा, v इक्वल टू मैंने आपको अभी बताया था कि जहां रूट लगा है दोनों में रूट है, इनको रूट में लिख दो, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो e अपॉन क्या हो गया d। यही जानते हो बेटा, यही द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए फॉर्मूला है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा साउंड की कुछ स्पीड होगी, मेरी साउंड कहां तक जा सकती है इसकी लिमिट होगी ना, तो द स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, और ये क्या है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और डेंसिटी ऑफ ये मीडियम है। तो जो ये फॉर्मूला होता है, देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन में k की वैल्यू गिवन नहीं है, यदि k की वैल्यू गिवन होता है तो हम रखेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं रखेंगे, और इसके बाद इसमें एक आधा और क्वेश्चन देंगे, और यदि कोई इसके बाद यदि आपको डाउट होता है तो इसमें आप मेरे को बताइएगा। अब लेक्चर हम लोग 5th पढ़ेंगे, और उसमें क्या करेंगे 1 यूनिट के मीडियम को SI यूनिट को CGS में या CGS को SI में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 यूनिट को अनदर यूनिट में ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट, ठीक है ना। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।